नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 मैथ के सभी फॉर्मूले चैप्टर वाइज। और दोस्तों, ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड है। पार्ट नंबर सेकंड का मतलब है कि दोस्तों, पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था कक्षा 10 मैथ के 1 नंबर प्रश्नावली से लेकर 7 नंबर प्रश्नावली तक के सभी सूत्र। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर सेकंड है और पार्ट नंबर सेकंड के अंदर हम पढ़ेंगे कक्षा 10 मैथ की प्रश्नावली 8 से लेकर 15 तक के सभी फॉर्मूले। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 8 से लेकर 15 तक फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप एक नंबर प्रश्नावली से लेकर 7 नंबर प्रश्नावली तक के फॉर्मूला का वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं 8 नंबर प्रश्नावली से लेकर 15 नंबर प्रश्नावली तक के सभी सूत्र। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आता हमारा 8 नंबर प्रश्नावली के सूत्र। इसके अंदर पहला बनता है दोस्तों हमारा त्रिकोणमितीय अनुपातों वाला। तो दोस्तों, हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो। तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। इसके अंदर यहाँ पर इसको ए नाम दिया, इसको बी, इसको सी। ये 3 कोण है और बी कोण 90 डिग्री का है यानी समकोण है। और इसको दोस्तों मैंने थीटा मान लिया। अब दोस्तों, यहाँ पर ये आधार बन गया 90 डिग्री के सामने वाली भुजाकर्ण और ये लंब। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा एक समकोण त्रिभुज है। और त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा समकोण त्रिभुज के अंदर लागू होती है। तो दोस्तों, त्रिकोणमितीय हमारी अनुपात 6 होते हैं: साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो दोस्तों, पहला तो आता हमारा साइन थीटा। थीटा क्या है? थीटा ये कोण है। तो दोस्तों, इस प्रकार त्रिभुज है, इसके अंदर थीटा कोण है। तो इसलिए दोस्तों साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है हमारा लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा, साइन का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है दोस्तों, वो होता है लंब बट्टा कर्ण। उसके बाद कोस, कोस का होता है आधार बट्टा कर्ण। टेन का होता है लंब बटा आधार। कोट का होता है आधार बटा लंब। सेक का होता है कर्ण बटा आधार। और कोसेक का होता है कर्ण बटा लंब। अगर दोस्तों यहाँ पर थीटा है, थीटा की जगह यहाँ पर मैं ए लिख देता तो यहाँ पर कोण ए आ जाता, साइन ए आ जाता। अगर यहाँ पर थीटा की जगह फाई लिख देता तो यहाँ पर कोण फाई आ जाता। तो दोस्तों, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर थीटा थीटा अगर ए है तो ए। तो सबसे मेन बात यहाँ पर है कि साइन के लिए यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो साइन के लिए अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। इस प्रकार दोस्तों, यहाँ पर साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के लिए इस प्रकार अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब दोस्तों, इनको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, वो दोस्तों मैंने यहाँ पर यूज किया है लाल बट्टे कक्का। तो दोस्तों, लाल बट्टे कक्का किस आधार पर काम करता है? तो दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होता है साइन, कोस, टेन, फिर यहाँ पर कोट, सेक और कोसेक। तो सबसे पहले साइन के लिए साइन का होता है एल बट्टा के यानी लंब बट्टा कर्ण। उसके बाद कोस, तो कोस को याद रखने की ट्रिक है आधार बट्टा कर्ण। और टेन का होता है लंब बट्टा कर्ण, सॉरी लंब बट्टा आधार। उसके बाद है दोस्तों, यहाँ पर हम ये जो 3 है कोट, सेक और कोसेक, इनको हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। कैसे? कि हम जानते हैं कि कोट है वो टेन का उल्टा होता है। यानी अगर यहाँ पर टेन का त्रिकोणमितीय अनुपात लंब बट्टा आधार है तो कोट का हो जाएगा आधार बट्टा लंब। उसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पर साइन है वो कोसेक का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है, टेन कोट का उल्टा होता है। अगर आपको ये तीनों याद है तो ये तीनों भी आप आसान तरीके से याद रख सकते हैं। कैसे? अगर साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात लंब बट्टा कर्ण है तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। अगर कोस का आधार बट्टा कर्ण है तो सेक का हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। अगर टेन का लंब बट्टा आधार है तो कोट का हो जाएगा आधार बट्टा लंब। यानी दोस्तों, अगर आपको ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात याद रह जाएंगे तो ये तीनों ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन कोसेक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, कोस सेक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, व टेन कोट एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और ये इनको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक है। तो दोस्तों, इस प्रकार पहला तो ये था हमारा सूत्रों के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपातों वाला। उसके बाद दोस्तों, 8 नंबर प्रश्नावली के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमें आगे भी काम आती है, वो है हमारी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की सारणी। तो दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की सारणी मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों, वो सारणी आपको याद होनी चाहिए। और अगर आपको उसको याद रखने की ट्रिक आपको जाननी है, उसको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक जाननी है आपको, तो उस पर मैंने वीडियो बना रखा है। तो उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आता है हमारा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब दोस्तों, पूरक कोण के अंदर क्या होता है कि साइन 90 माइनस ए, यहाँ पर ए कोई कोण है, ए की जगह हम थीटा भी मान सकते हैं। यहाँ पर साइन 90 माइनस ए, इसको लिख सकते हैं कोस ए, और कोस 90 माइनस ए को लिख सकते हैं साइन ए। यानी दोस्तों, कहने का मतलब है साइन कोस का पूरक है, कोस साइन का पूरक है।
यानी साइन 90 माइनस ए को हम कोस ए भी लिख सकते हैं और कोस 90 माइनस ए को हम साइन ए भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार टेन कोट का पूरक होता है वह सेक कोसेक का पूरक होता है, इस प्रकार। इसके बाद आते हैं दोस्तों हमारी त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। इसके अंदर पहली है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इससे हम ये भी बना सकते हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस का है उसको उस तरफ लेकर जाएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसी से बनाएंगे हम कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मुख्य है वो यही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। उसके बाद 2 नंबर सरल समीकरण है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 3 नंबर है 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला फॉर्मूला आता है वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, जहाँ पर आर वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला आता है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि वृत्तखंड क्या होता है वह त्रिज्याखंड क्या होता है। तो दोस्तों ये हमारे पास एक वृत्त है और वृत्त यहाँ पर ये केंद्र होता है, ये त्रिज्याएं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वृत्त का यहाँ पर केंद्र है और ये इसकी त्रिज्याएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो त्रिज्याखंड बनता है और ये इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में ये थीटा कोण है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड, क्योंकि ये छोटा है, और ये बड़ा वाला है इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। तो दोस्तों त्रिज्याखंड इस प्रकार का होता है। और इसके बाद आता है वृत्तखंड। तो दोस्तों ये हमारा वृत्त है और वृत्त के जब यहाँ पर परिधि के 2 बिंदुओं को मिला देते हैं जिसे हम जीवा बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी वृत्त है उसके यहाँ पर इस प्रकार एक जीवा खींच देते हैं तो इससे उस तरफ साइड वाला भी वृत्तखंड होता है, यानी वृत्त का खंड, वृत्त का टुकड़ा। और ये यहाँ पर ये भी एक वृत्त का खंड है, वृत्त का टुकड़ा है, लेकिन ये छोटा है तो इसे बोल देंगे लघु वृत्तखंड और इस बड़े वाले को बोल देंगे दीर्घ वृत्तखंड। और ये यहाँ पर मैंने इन त्रिज्याओं को मिला रखा है। तो दोस्तों इस प्रकार ये होता है हमारा त्रिज्याखंड व वृत्तखंड। अब पढ़ते हैं इनके सूत्र। तो पहला सूत्र आता है दोस्तों हमारा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों यहाँ पर ये वृत्त है और ये हमारा लघु त्रिज्याखंड है, जो हमारा थीटा कोण के अंदर जो त्रिज्याखंड है वो। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, जहाँ पर आर वृत्त की त्रिज्या है, थीटा वो इन दोनों जो त्रिज्या है इनके बीच का कोण है लघु त्रिज्याखंड के अंदर। उसके बाद आता है लघु त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई। अब दोस्तों ये हमारा लघु त्रिज्याखंड है, इसके अंदर ये जो चाप बनता है ये चाप परिधि वाला, इस चाप की लंबाई क्या होती है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180। इसके बाद आता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों हमारे पास ये वृत्त है और यहाँ पर जब ये जीवा है, ये दो वृत्त की 2 परिधियों को मिलाती है तो ये जीवा बन गई। यहाँ पर ये छोटा वृत्तखंड है, ये दीर्घ वृत्तखंड है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पढ़ेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है। तो दोस्तों थीटा है ये कोण जो हमारा वृत्तखंड है। तो यहाँ पर ये जो वृत्तखंड है यहाँ पर जो परिधियों पर जो मिलाने वाले जब इस त्रिज्या को मिला देते हैं तो यहाँ पर त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बनता है इसे यहाँ पर ये कोण थीटा है। तो यहाँ पर कोण है हमारा थीटा ये और आर है वृत्त की त्रिज्या। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बच गया शेष दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा कि जो हमारा पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, माइनस कर देंगे। यानी दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये तो है लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र और यह है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बच जाएगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार ये था हमारा वृत्तखंड व त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा समांतर माध्य के फॉर्मूले। तो दोस्तों यहाँ पर समांतर माध्य की 4 फॉर्मूले हैं। पहला सामान्य इस प्रकार जब सिर्फ राशियाँ दी गई हो। उसके बाद समांतर माध्य जब अवर्गीकृत बंटन दिया गया हो। और फिर आता है 3 नंबर समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि से और 4 नंबर आता है समांतर माध्य पद विचलन विधि से। तो इस प्रकार 4 विधियों से समांतर माध्य के सूत्र देखने वाले हैं। तो पहला आता है समांतर माध्य का कि राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। दूसरा आता है समांतर माध्य का। तो समांतर माध्य को दोस्तों x बार से दर्शाते हैं इस प्रकार। तो ये कब है दोस्तों, ये जब अवर्गीकृत बंटन दिया हो, यानी f का मान भी दिया गया हो, x का मान भी दिया गया हो, लेकिन अवर्गीकृत हो यानी इसके अंदर वर्ग नहीं बनाए हो,
सिर्फ केवल x के मान और y के मान दिए गए हो तब ये सूत्र काम लिया जाएगा। तो इसके अंदर समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी सबसे पहले तो एफ एक्स का गुणा करो, उसके बाद उनका जोड़ कर दो। और एफ सिग्मा एफ का मतलब होगा कि एफ के जो मान है उनको जोड़ दो। तो इस प्रकार समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ जब अवर्गीकृत बंटन दिया गया हो। अब आता है समांतर माध्य जब कल्पित माध्य विधि से पूछा जाए। तो इसके अंदर होता है समांतर माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, जहाँ पर ए कल्पित माध्य है, डी हमारा एक्स माइनस ए कल्पित माध्य है और एक्स क्या है, एक्स वो मान है जो हमें दिए गए हैं एक्स व एफ का मतलब होता है बारंबारताएं, और यहाँ पर एक्स के जो मान दिए होते हैं हमें वो यहाँ पर जो प्रश्न के अंदर दिए गए होते हैं वो एक्स है यहाँ पर। उसके बाद आता है 4 नंबर पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। तो पद विचलन विधि से समांतर माध्य का सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच, जहाँ पर दोस्तों ए का मतलब है कल्पित माध्य, यू का मतलब है एक्स माइनस ए बटा एच, एच है हमारा विचलनों का सार्वय गुणनखंड, जहाँ पर एच है विचलनों का सार्वय गुणनखंड, यू है एक्स माइनस ए बटा एच। तो इस प्रकार ये चारों विधियों से हमने देख लिया समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र। अब आता है दोस्तों माध्यक। तो दोस्तों माध्यक के अंदर भी 3 सूत्र हैं। पहला हमारा माध्यक को m से दर्शाते हैं। तो माध्यक को ज्ञात करने का सूत्र होता है n प्लस 1 बट्टा 2 वहाँ पद जब n विषम हो। n होता है दोस्तों यहाँ पर जो पद दिए गए उन पदों की संख्या। तो दोस्तों अगर यहाँ पर जो पद दिए गए हैं हमारी श्रेणी, जो हमें माध्यक ज्ञात करने के लिए जो दी जाती है हमें श्रेणी, उसके अंदर अगर जो n है, n का मतलब है उसके अंदर कितने पद है, तो अगर पदों की संख्या विषम हो तब यहाँ पर माध्यक हो जाएगा n प्लस 1 बटा 2 वहाँ पद। और अगर यहाँ पर दोस्तों जो संख्याएं दी गई होती है श्रेणी के अंदर वो सम संख्याएं हो, अगर उनकी संख्याएं सम हो तो दोस्तों यहाँ पर माध्यक हो जाएगा हमारा n बटा 2 व n बटा 2 प्लस 1वें पदों का औसत। तो इस प्रकार दोस्तों यह होता हमारा माध्यक का पहला सूत्र। उसके बाद माध्यक का दूसरा सूत्र आता है, और ये तब काम में लिया जाता है जब केवल x का मान दिया गया हो। उसके बाद 2 नंबर आता है। तो 2 नंबर के अंदर माध्यक का सूत्र होता है n बटा 2 से ठीक बड़ी CF का मतलब होता है संचय बारंबारता के संगत चर का मान, और ये तब काम में लिया जाता है जब f व x का मान हो लेकिन वर्ग अंतराल न हो। उसके बाद आता है 3 नंबर सूत्र। तो 3 नंबर सूत्र के अंदर माध्यक का सूत्र होता है l प्लस n बट्टा 2 माइनस c बट्टा f इंटू एच, जहाँ पर h का मतलब होता है माध्यक वर्ग का अंतराल, और ये तब काम में लिया जाता है जब वर्ग अंतराल के अंदर दिया गया हो। और n का मतलब होता है कुल बारंबारता यानी सिग्मा f, c का मतलब होता है माध्यक वर्ग से पूर्व की संचय बारंबारता, l का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, और f का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो इस प्रकार ये होता है हमारा माध्यक ज्ञात करने का लास्ट सूत्र जब वर्ग अंतराल दिया गया हो। अब आता है बहुलक। तो दोस्तों बहुलक का सूत्र होता है l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच, जहाँ पर l है बहुलक की वर्ग की निम्न सीमा, f1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, f0 है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, व f2 है बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता, व h है बहुलक वर्ग का अंतराल। इसके बाद आता है दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट सूत्र प्रायिकतावादी प्रश्नावली से। तो पहला बनता है प्रायिकता से कि घटना ए के अनुकूल होने की प्रायिकता, यानी घटना ए हमारे पास कोई घटना है उसके अनुकूल परिणामों उसके अनुकूल घटना घटित होने की प्रायिकता का सूत्र होता है PA, यानी जो घटना ए है उसके अनुकूल होने की घटना की प्रायिकता होती है घटना ए के अनुकूल घटनाएं बट्टा कुल घटनाएं। और उसके बाद आता है कि घटना ए के नहीं घटने की प्रायिकता, तो इसे लिख सकते हैं PA बार से। इसका सूत्र होता है घटना ए के प्रतिकूल घटनाएं बट्टा कुल घटनाएं। अब इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे दोस्तों हमें पूछ लिया जाए कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 10 गेंदें हैं, 5 हरी है 5 लाल है, तो हमें पूछ लिया जाए कि एक गेंद निकालनी है वो हरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हरी गेंद निकालने की प्रायिकता पूछी गई है। तो हरी गेंद निकलने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो हम जानते हैं कि उसके अंदर 5 हरी गेंदें हैं, तो हरी गेंद निकलने के अनुकूल परिणाम हो गए 5, और कुल परिणाम है यहाँ पर 5 हरी 5 लाल गेंदें, तो कुल हो गए हमारे 10 गेंदें। और अनुकूल परिणाम कितने हैं हरी निकलने के, तो वो है 5, तो यहाँ पर
हरी गेंद निकलने की प्रायिकता हो जाएगी 5/10, यानी घटना ए के अनुकूल घटनाएं बट्टा कुल घटनाएं। और अगर हमें पूछ लिया जाए कि हमें पूछ लिया जाए कि हरी गेंद न निकलने की प्रायिकता पूछी जाए, तो हरी गेंद नहीं निकलेगी तो और कौन सी निकल सकती है, तो उसके अंदर हरी के अलावा लाल है, तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, तो लाल गेंद कितनी है 5, तो 5 बट्टा कुल कितनी है 10। तो इस प्रकार ये होती है हमारी प्रायिकता सामान्य रूप। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता तथा किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग सदैव एक होता है। ये दोस्तों प्रायिकता के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है कि किसी भी घटना के प्रायिकता घटित होने की प्रायिकता व उसकी घटित न होने की प्रायिकता का योग सदैव एक होता है। पी ए डैश का मतलब होता है कि ए घटना की घटित न होना। उसके बाद आता है दोस्तों कि प्रायिकता के लिए सीमा क्या होती है, तो प्रायिकता का मान दोस्तों सदैव एक या तो एक होता है या हमेशा एक से छोटा होता है, वह 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। प्रायिकता न तो माइनस में होती है न कभी एक से बड़ी होती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये था हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट सूत्र। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप प्रश्नावली 1 से लेकर 7 तक के सूत्र भी देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।